बिहार विशेष की आज की इस अगली सीरीज में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। 2 लेक्चर हो चुके हैं बिहार विशेष के, आज का ये तीसरा लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग बिहार के इतिहास की चर्चा करेंगे। अब मैं बिहार का इतिहास प्रारंभ कर रहा हूँ। धीरे धीरे ये पूरा लेक्चर आगे बढ़ेगा, जिसमें हम बिहार का इतिहास, राज व्यवस्था, इसके अलावा भूगोल, इसके अलावा जो भी बाकी की चीजें हैं वो हम देखेंगे। तो अगर बिहार के इतिहास की मैं बात करूं तो जैसा कि भारत का इतिहास है, तो भारत के इतिहास को अगर प्राचीन इतिहास देखें तो इसे 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो प्रागैतिहासिक काल और दूसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, जबकि ऐतिहासिक काल वो है जिसका लिखित साक्ष्य है। तो भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो प्रागैतिहासिक काल लाखों वर्ष पहले ये प्रारंभ हुआ था और सिंधु घाटी सभ्यता तक प्रागैतिहासिक काल चलता है। उसके बाद से आर्यों के आगमन से ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होता है। तो आइए बिहार के संदर्भ में इतिहास की इन बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए कि बिहार का इतिहास, तो बिहार का इतिहास 2 भागों में, एक पूर्व ऐतिहासिक काल यानी प्रागैतिहासिक काल इसे कह सकते हैं, और दूसरा ऐतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल है वो लगभग 10 लाख वर्ष पहले से प्रारंभ होता है और लगभग 2500 वर्ष तक ईसा पूर्व तक चलता है। तो इसकी भूमिका ये देखिए, यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों पर भी मैं विचार करवाऊंगा आपको। इसके साथ साथ जो भी कॉन्सेप्ट है उसे भी दूंगा। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि पूर्व ऐतिहासिक काल आदि मानव का काल था। यह वो काल है जब लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं थे। जो खुदाई हुई, जो खनन हुआ, जो मूर्तियां मिली, बर्तन मिले, मोहरे मिली, इसके अलावा जो भी प्रमाण हमें ऐतिहासिक इमारतों के मिले हैं, उस आधार पर हम एक निष्कर्ष पर पहुंच पाए हैं। वही निष्कर्ष क्या है? वही निष्कर्ष पूर्व ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। तो आदि मानव, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बीपीएससी के लिए कि आदि मानव का बिहार में सर्वप्रथम प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है? तो 2 स्थान से प्राप्त हुआ है, मुंगेर और नालंदा से। याद रहेगा, आदि मानव का सर्वप्रथम प्रमाण मुंगेर और नालंदा से। पूर्व ऐतिहासिक काल को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। कौन कौन? एक पूरा पाषाण युगीन बिहार, एक मध्य पाषाण युगीन बिहार और एक नव पाषाण युगीन बिहार। पूरा पाषाण युगीन बिहार 10 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक ये समय काल चलता है। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। तो मध्य पाषाण युगीन बिहार 10,000 से लगभग 4,000 ईसा पूर्व तक का ये समय है, और नव पाषाण युगीन बिहार 4,000 से 250 ईसा पूर्व का समय है। प्रश्न दूसरा है कि पूर्व ऐतिहासिक काल के साक्ष्य कहां कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मुंगेर, पटना, गया, सोनपुर, चेचर जो कि वैशाली में है, मनेर कहाँ है? पटना में। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हड़प्पा कालीन, बिहार में हड़प्पा कालीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा कालीन जो समय है वो लगभग जो अपने परिपक्व अवस्था में थी, वो लगभग 2650 ईसा पूर्व से 1950 ईसा पूर्व का ये समय है। इसकी चर्चा हम अलग से भी करेंगे। तो यहाँ से देखिए हड़प्पा कालीन साक्ष्य ओरियम नामक स्थान से कहा है, ओरियम भागलपुर में, फिर चिरांद जो कि सारण जिला में है। बिहार के 38 जिले की चर्चा मैंने लेक्चर 2 में किया, उसे देख लीजिए। आपके जो स्क्रीन है उस पर आई बटन होगा ऊपर, उसमें ये आपका पूरा वीडियो दिख रहा होगा। इसके अलावा जब ये वीडियो समाप्त होगा तो आखिर में भी आपके स्क्रीन पर लिंक आ जाएगा। तो यहाँ देखिए सारण यानी छपरा आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से चिरांद है, फिर सोनपुर, राजगीर और वैशाली। तो यहाँ से हड़प्पा कालीन साक्ष्य बरामद हुए हैं। तो पूर्व ऐतिहासिक काल के तीनों को आप डिस्क्रिप्शन यानी डिटेल में देख लेते हैं। पूरा पाषाण युगीन जो बिहार है वह मुख्यतः हाथ से बने हुए कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी, इन सबका समय था, यानी इन सबका काल था। ये हाथ से बने हुए जो भी पत्थर के औजार बनाए जाते थे, तो ये थे, क्योंकि प्रारंभ में हमारे पास पत्थर ही था, इसके अलावा लकड़ी। तो पत्थर और लकड़ी को मिलाकर मनुष्य ये औजार बनाता था। ये आदि मानव है। तो कहां से हमें प्रमाण मिले हैं? पूरा पाषाण युगीन बिहार के। तो पूरा पाषाण काल के बिहार में जो प्रमाण मिले हैं वो जेठियन नामक जगह से, जो कि गया में है, रजरप्पा नामक जगह से, जो कि हजारीबाग में है,
फिर संजय घाटी जो कि सिंहभूम में है, हजारीबाग और सिंहभूम ये दोनों इस समय झारखंड में है। फिर मुंगेर और नालंदा से, फिर वाल्मीकि नगर से जो कि पश्चिमी चंपारण से। बड़ा महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है वाल्मीकि नगर से बिहार के किस युग का प्रमाण दिखाई देता है, तो पूरा पाषाण युग का प्रमाण दिखाई देता है। ये बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है, अक्सर आए दिन ये पूछे जाते रहे हैं कि मुंगेर से किस युग का प्रमाण दिखाई देता है, तो मध्य पाषाण युग का प्रमाण दिखाई देता है मुंगेर से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा है नवपाषाण। नवपाषाण, अब मनुष्य धीरे धीरे कृषि करना प्रारंभ कर दिया था, मनुष्य कृषि को सीख चुका था। पूरा पाषाण काल में मनुष्य जो था वो आदि मानव की तरह था। लगभग मनुष्य का जो पृथ्वी की आयु है वो 4.8 अरब वर्ष पूर्व वैज्ञानिकों ने मानी है। यहाँ जीवन का आरंभ 3.5 अरब वर्ष पूर्व माना गया है, जबकि पृथ्वी पर जो मनुष्य का साक्ष्य है वो लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व माना गया है। जो प्रारंभिक मनुष्य है उसे वैज्ञानिकों ने नियंडरथाल का नाम दिया है। ये भी प्रश्न ठीक ठाक है कि प्रारंभिक मानव को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है, तो नियंडरथाल नाम दिया है। प्रारंभिक जो मानव के साक्ष्य मिले हैं, हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, वो अफ्रीका से बरामद हुए हैं। और भारत में ये जो प्रारंभिक मानव का साक्ष्य मिला है वो नर्मदा घाटी से मिला है सबसे पहले। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब धीरे धीरे मनुष्य सभ्य होता गया, बुद्धि विवेक से चीजें सीखता गया। तो अब मनुष्य पूरा पाषाण युग में ही मनुष्य को अग्नि की खोज यानी मनुष्य ने कर ली। अग्नि की खोज कैसे हुई ये कोई नहीं जानता, बस अग्नि संभवतः कोई पत्थर रगड़ा होगा या वन में पेड़ का आपस में रगड़ हुआ होगा और अग्नि प्रज्वलित हुई होगी। धीरे धीरे मनुष्य ने अपने बुद्धि विवेक से उस अग्नि का ज्ञान प्राप्त कर लिया। मध्य पूरा पाषाण कालीन में युग में मनुष्य अब सभ्य बनता गया, छोटे पैमाने पे कृषि कार्य करता रहा। इसके बाद जब नवपाषाण युग आया तो मनुष्य कृषि से पूरी तरह परिचित हो चुका था। मृदभांडों यानी मिट्टी के बर्तन से परिचित हो चुका था। मिट्टी के बर्तन बहुतायत में बनने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि अब मनुष्य जब कृषि करता है, करना मनुष्य ने प्रारंभ कर दिया, तो जो भी अनाज उपजा रहा है उसे रखने की जरूरत महसूस हुई। अब वो कहाँ रखे, तो मिट्टी ही सबसे आसानी से उपलब्ध थी। तो मिट्टी को एक शेप देकर मनुष्य ने उसे बर्तन बनाने विभिन्न ढंग के शुरू किए। इस तरीके से मिट्टी के बर्तन बनने नवपाषाण काल में बहुतायत में शुरू हो गए। ये वही नवपाषाण काल है जब भारत में या यूं कहिए कि पहिए का आविष्कार हुआ था। अब पहिए के आविष्कार से ये हुआ कि चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सुविधा महसूस होने लगी। तो इसके बाद से पूछा जाता है कि नवपाषाण युगीन के जो साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो चिरांद और चेचर, ये दोनों याद रखिएगा। चिरांद यानी सारण जिला, मैंने बताया छपरा। चेचर यानी पटना, सॉरी माफ कीजिएगा, मनेर मतलब पटना। चेचर यानी वैशाली, याद रहेगा। चेचर यानी वैशाली, चिरांद मतलब सारण जिला यानी आप छपरा कह सकते हैं। नवपाषाण युग में पत्थर के सूक्ष्म औजार बनने शुरू हो गए थे, जबकि हड्डी की वस्तुएं बननी शुरू हो गई थी। हड्डी के सुई वगैरह के भी प्रमाण नवपाषाण में दिखाई देते हैं। इसके बाद से अब ये पूरी भूमिका रही। इसके बाद से एक चौथा युग है ताम्रयुगीन। तो ताम्रयुगीन बिहार यानी ताम्र मतलब तांबा। अब मनुष्य तांबे से परिचित हो चुका था। अब धीरे धीरे तांबे का प्रयोग मनुष्य ने शुरू किया। जो तांबे का प्रयोग शुरू हुआ है वो 5000 ईसा पूर्व में सबसे पहले तांबे का प्रयोग शुरू हुआ है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। तो इसके बाद से ताम्रयुगीन बिहार 2500 से 1000 ईसा पूर्व। ताम्रयुगीन बिहार के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो चिरांद से, चेचर से, सोनपुर से, मनेर से। याद रखिएगा चारों नाम, चिरांद, चेचर, सोनपुर और मनेर। तो ये पूरी पूर्व ऐतिहासिक काल की मैंने भूमिका दी बिहार की ऐतिहासिक पन्नों से। उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आया होगा। आइए अब इस पूर्व ऐतिहासिक काल के बाद हम ऐतिहासिक काल की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य सभ्य बनता गया। जब 3000 ईसा पूर्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे देश में एक नई सभ्यता का आगाज होता है, जो कि अपेक्षाकृत शहरी सभ्यता रही। यानी मनुष्य अब धीरे धीरे शहरीकरण की ओर बढ़ा। इस शहरी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सबसे पहले आता है। सबसे प्राचीन जो भारत में शहरी सभ्यता, नगरीय सभ्यता है, वो है सिंधु घाटी सभ्यता। 3000 ईसा पूर्व से ये अपने वास्तविक स्वरूप में लगभग 2650 ईसा पूर्व में आती है। इसके बाद लगभग 1950 तक ये अपने परिपक्व अवस्था में रहती है। लेकिन 1950 के बाद विभिन्न कारण बताए गए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन प्रारंभ हो जाता है।
जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण जो बताया गया है वो प्राकृतिक आपदा बताई गई है। मनुष्य ने बांध बनाए, मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की कोशिश में लगातार लगा रहा और अंततः हुआ क्या कि प्रकृति ने खुद मनुष्य को ये बता दिया कि प्रकृति के आगे सभी क्या है, नश्वर है। जैसे वर्तमान समय देख लीजिए, एक महज कोरोना ने पूरी दुनिया को आप यूं कहिए कि हिला कर रख दिया है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं चौपट है। कहीं ना कहीं एक संदेश है, एक सीख है कि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ में कमी लाए, क्योंकि जब भी प्रकृति को हमने नदियों को इतना गंदा कर दिया, हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, हम लगातार नवीकरण की तरफ बढ़े, पेड़ों को काटा गया। प्रकृति कहा जाता है कि प्रकृति अपना सामंजस्य खुद स्थापित कर लेती है और वही हो रहा है। आज देखिए नदियां बिना कुछ किए स्वच्छ हो गई। बस यही चीज सिंधु घाटी सभ्यता में हुई। मेसोपोटामिया एक बहुत ही बड़ी सभ्यता इराक वगैरह की थी, वो सभ्यता भी एक दिन काल के गाल में समा गई। सभी सभ्यताएं प्रकृति के आगे बेबस हो जाती हैं। इस संदर्भ में 1750 ईसा पूर्व में अब धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो अपने अंतिम समय पे यानी अब समाप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने के बाद ये कैसे समाप्त हुई, मैंने आपको बताया है कि प्राकृतिक कारण सबसे ज्यादा माने गए हैं। इसी समय भारत में एक नई जाति का आगमन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से दिखाई देता है, जिसे हम आर्यों के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया से भारत में प्रवेश किए और आर्य भारत में प्रवेश किए अफगानिस्तान और पंजाब के रास्ते। ये अफगानिस्तान और पंजाब के रास्ते गोमल, खैबर और बोलन दर्रों से होकर यहाँ से इनका भारत में प्रवेश होता है। जब आर्य, तो यहीं से ये 1500 ईसा पूर्व के आसपास की बात है जब ऋग्वेद का प्रारंभ होता है। प्रारंभिक आर्यों का वर्णन ऋग्वेद में है, लेकिन बिहार में उत्तर वैदिक काल से आर्यों का आगमन दिखाई देता है। तो उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया है। यहाँ देखिए आर्य जो है ये अफगानिस्तान पंजाब के रास्ते से होकर आए। भारत में सर्वप्रथम ये सप्त सैंधव प्रदेश में आए। सप्त सैंधव यानी सिंधु की 7 नदियों का प्रदेश। कौन कौन से हैं? सिंधु खुद है, फिर सतलज को उस समय शतुद्री कहा जाता था, फिर व्यास नदी जिसे विपाशा कहा जाता था, फिर झेलम जिसे वितत्सा कहा गया है, फिर चिनाब जिसे अस्किनी कहा जाता था, फिर रावी जिसे परुषणी कहा जाता था और इसके बाद भगत, दृष्टवती या सरस्वती नदी। तो ये 7 नदियों का प्रदेश है ये पूरा। भूगोल में पढ़ाऊंगा आपको, तो इन 7 नदियों के बारे में अलग से भी चर्चा करूंगा। घग्गर जो कि इस समय विलुप्त प्राय सी हो चुकी है। इसके बाद आर्य सप्त सैंधव प्रदेश से आगे बढ़े और कुरुक्षेत्र, हरियाणा के कुरुक्षेत्र नामक स्थान तक पहुंचे और ये स्थान जब यहाँ पे कुरुक्षेत्र और पंजाब का ये जो स्थान है इसे आर्यों ने ब्रह्मवर्त नाम दिया। इसके बाद आर्य जो है आगे बढ़े और गंगा यमुना द्वाप पर, यहाँ से जो गंगा यमुना उत्तराखंड से गंगा यमुना का उद्गम है, तो इसके नीचे गंगा यमुना द्वाप तक आर्य पहुंचे, यानी अब पूर्व दिशा की तरफ आर्य बढ़ चले। इन संदर्भों में गंगा यमुना द्वाप का आर्यीकरण का जो क्षेत्र है वो ब्रह्मर्षि देश के नाम से जाना गया। इसके बाद आर्यों ने हिमालय पर्वत और विंध्य पर्वत पर, ये जो मिडिल भारत है, इस पर अपना अधिकार किया। इसे मध्य देश का नाम दिया और अंततः ये पूर्व दिशा में बंगाल और बिहार तक फैले। ये 1000 ईसा पूर्व के बाद की घटना है। बंगाल और बिहार में फैलने के बाद पूरे संपूर्ण उत्तर भारत पर आर्यों का अधिकार हो गया और इसे आर्यावर्त के नाम से जाना गया। तो ये आर्यों का आगमन था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन में मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। मगध में निवास करने वाले लोगों को अथर्ववेद में व्रात्य कहा गया है, जो प्राकृत भाषा बोलते थे। इसके पहले वाले लेक्चर में भी मैंने इसकी चर्चा की है। जबकि ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा गया है और अथर्ववेद और पंचविंश ब्राह्मण में व्रात्य। ये जो ब्राह्मण है, देखिए वेदों की मैं बात करूं, वेद आए, वेदों के बाद ब्राह्मण आए, वेद मतलब संहिता है, फिर ब्राह्मण आए, फिर इसके बाद तमाम पुराण वगैरह भी, आरण्यक इसके पहले थे, फिर पुराण, फिर मनुस्मृति। तो ये सब चीजें आपकी वीडियो के लास्ट में एक लिंक आएगा जिसमें मैंने एक लेक्चर दिया है 5-7 मिनट, बहुत बेहतरीन लेक्चर है, आप उसे जरूर देखिए, वैदिक साहित्य का। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैंने दे रखा है।
इसके बाद से वायु पुराण में गया को असुरों का राजा कहा गया, यानी गया क्षेत्र को असुरों का राजा कहा गया है। तो किसे? गया क्षेत्र को। आर्यों के विदेह क्षेत्र में बस, विदेह जो कि मगध वगैरह का क्षेत्र है, तो विदेह क्षेत्र में बसने की चर्चा कहाँ मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें कहानी प्रचलित है कि जो विदेह माधव थे वो अपने पुरोहित गौतम रामगुण के साथ सप्त सैंधव प्रदेश से, यानी घग्गर जो नदी है वहां से आगे बढ़े और सदानीरा नदी तक पहुंचे। सदानीरा यानी वर्तमान गंडक तक पहुंचे। इसके साथ साथ आगे माना जाता है कि अग्नि चल रही थी। अग्नि यानी एक कहानी के रूप में है, यानी अग्नि ने घग्गर से लेकर सदानीरा तक के प्रदेशों को पूरा जला दिया और इस तरीके से ये प्रदेश आर्यों के लिए कृषि योग्य भूमि में बदल गए। यानी कुल मिला के यूं कहिए से सामान्य भाषा में ये समझिए कि आर्यों ने अब घग्गर से लेकर सदानीरा तक के क्षेत्र में कृषि का विकास प्रारंभ किया। एक और प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण में मनद व करुणा शब्द का उल्लेख बक्सर के लिए हुआ है। यहीं पर तारका ऋषि का वध हुआ था। अगला है कि बिहार से संबंधित प्राचीनतम साक्ष्य देख लेते हैं। तो बिहार से संबंधित प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो है सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण। वेद और ब्राह्मण की चर्चा मैंने की है, तो ये आप लोग, मैंने जैसा कि बताया, आई बटन में या फिर वीडियो के लास्ट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से इसे जरूर देख लीजिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए। तो ये वेद हो गया, फिर ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मणों के बाद पुराण। वेदों की रचना जो है ये बहुत प्रारंभ में हुई। वेद 4 है, इस पर भी, इसे आप जानते होंगे, इस पर भी मैंने डिस्कस किया है। ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों को ठीक तरीके से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। फिर पुराण। पुराणों की जो रचना हुई है ये मौर्य काल से लेकर लगभग गुप्त काल तक पुराणों की रचना मानी जाती है। इसे पुराणों को लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने, लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने पुराण की रचना की है। इसके बाद है रचना मतलब संकलन, अंतिम संकलन जो माना जाता है वो इनका माना जाता है। इसके बाद है मनुस्मृति। मनुस्मृति पहली शताब्दी के आसपास की घटना है। शुंग वंश का इतिहास इसमें वर्णित है। ये कानून की पुस्तक मानी जाती है। पुष्यमित्र शुंग का भी वर्णन है मनुस्मृति में। फिर है पतंजलि का महाभाष्य। पुष्यमित्र शुंग के जो पुरोहित थे वे पतंजलि थे, तो इनके महाभाष्य से भी बिहार की चर्चा मिलती है। फिर कालिदास के मालविकाग्निमित्रम, जो कि शुंग वंश के राजा के पुत्र यानी राजकुमार अग्निमित्र और गणिका मालविका की प्रेम कथा इसमें वर्णित है मालविकाग्निमित्रम में। इसी में बिहार पर यवनों के आक्रमण का भी वर्णन दिखाई देता है, यानी भारत पर यवनों के आक्रमण का वर्णन कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम के माध्यम द्वारा किया है। इसके बाद है थेरावली। जैन मुनि मेरुतुग ने इस थेरावली नामक ग्रंथ की रचना की है। इसमें उज्जैनी के जो क्रमबद्ध 36 शासकों का वर्णन इन्होंने किया है। इसके बाद दिव्यावदान, ये एक बौद्ध ग्रंथ है। इसके बाद अष्टाध्यायी। दिव्यावदान में पुष्यमित्र शुंग को अंतिम मौर्य शासक माना गया, हालांकि इसे प्रमाणित नहीं किया गया। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की स्थापना की थी। इसके बाद है अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि की रचना है, और फिर अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य, विष्णुगुप्त कहिए, कौटिल्य कहिए या चाणक्य कहिए, उनकी रचना है। तो ये सभी बिहार से संबंधित प्राचीनतम साक्ष्य हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, या स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, संश्लेषित ढंग से पढ़िए, किताब भी खरीद लीजिए। किताब मैंने एक वीडियो आप लोगों तक पेश किया होगा, बिहार की पूरी भूमिका, सिलेबस, कौन कौन सी किताबें होनी चाहिए, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। उसे किताबों को खरीदिए और पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।